हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th क्लास का। तो इसमें आज अपने जो करने जा रहे हैं, जैसे पिछली वीडियो में अपने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और ये न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर न्यूमेरिकल का ये अपने क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसमें बढ़िया बढ़िया मैंने 15 न्यूमेरिकल डाले हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, यूनिट और डायमेंशन पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल है ये वाले, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, थोड़े से और मैंने कहा चलो 20 न्यूमेरिकल फर्स्ट वीडियो में हो गए थे, 15 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हो जाएंगे, 35 न्यूमेरिकल हो जाएंगे यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि ये वाला जो चैप्टर है ना यूनिट एंड डायमेंशन का, ये वाला चैप्टर होता तो करने वाला है कि जब आपका सारा सिलेबस हो जाए 11वीं 12वीं का, क्योंकि तब आपको सारी यूनिट, सारी जो फिजिकल क्वांटिटियां, भौतिक राशियां, उनके बारे में अच्छे तरीके से पता लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो अपने यहाँ पर जो यानी कि आपको ऐसे मान रहा हूँ मैं, 11वीं 12वीं क्लास आपने बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है, तो उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा मात्रक है वो सही रूप में प्रदर्शित नहीं है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, कि मतलब कि एक यूनिट है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट प्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट, भी इसमें से एक ऐसी यूनिट है जो कि सही तरीके से नहीं लिखी हुई है, तो वो कौन सी यूनिट है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर चेक करना है, देखो सबसे पहले अगर मैं ए ऑप्शन की बात करता हूँ, तो ए ऑप्शन में आप देखो कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन यानी प्रतिबल बटा विकृति न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको पता है कि जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेस होता है वो तो क्या होता है न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर, और जो विकृति होती है यानी कि स्ट्रेन होती है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखते रहना अपना हिंदी का, तो स्ट्रेन होता है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, यानी इसकी कोई विमा या मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर आ गई इसकी, ये तो सही है पहला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपने देखते हैं, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है न्यूटन बटा में मीटर, न्यूटन बटा मीटर यहाँ पर दिया हुआ, और आपको पता है कि जो पृष्ठ तनाव होता है कि अपने क्या लिखते हैं, T इज इक्वल टू F अपॉन में L। ठीक है, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, तो इसकी भी यूनिट सही है। फिर सी ऑप्शन देखते हैं अपने, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, तो ये आपको दी हुई है किलोग्राम इंटू मीटर बटा में सेकंड। ये यूनिट कुछ गलत लग रही है, क्योंकि एनर्जी की जो अब अपनी यूनिट पढ़ते हैं वैसे तो जूल होती है, ठीक है, लेकिन जूल की जो वैल्यू होती है यहाँ पर अपने पढ़ा हुआ है, जूल इज इक्वल टू होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क या एनर्जी, तो आप वैसे इसकी अगर आपको डायमेंशन याद हो तो m1l2 t-2 होती है, तो लेकिन यहाँ पर देखो आप क्या है, यहाँ पर आपको ये वाली दे रखी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आपको यही पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है, डी और चेक कर लो, दाब इज इक्वल टू आपके पास न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो F अपॉन में ए ही होता है, और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है, तो ये भी सही है। तो मतलब इसमें ऑप्शन अपना कौन सा आ गया है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो इसमें आपको कहा हुआ है कि यदि आपको कहा है कि आर और सी तथा आर क्रमशः धारिता और प्रतिरोध को प्रदर्शित करे तो आर सी की विमाएं होंगी। इफ सी एंड आर रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन डायमेंशंस ऑफ आर सी आर, यानी आपको कहा हुआ है कि आर यहाँ पर क्या है, अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं कि आपको आर यहाँ पर क्या कहा हुआ है, प्रतिरोध है, ठीक है, यानी क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आर आपको दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि सी यहाँ पर आपके पास क्या है, धारिता है, मतलब कि क्या है, ये कैपेसिटेंस है, तो आपको आर सी की यूनिट पूछी हुई है, कैपेसिटेंस।
ठीक है। तो आर सी की आपको डायमेंशन पूछी, ये भी आर सी की डायमेंशन क्या होगी। तो इसको अपने मान लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लो आप, मान लो इसको एक्स मान लो, कोई भी एक्स फिजिकल क्वांटिटी है। तो आर इंटू सी, तो आर इंटू सी को मैं देखो आर को लिख रहा हूं यहां पर वी अपॉन में आई, ठीक है। तो अब दूसरा क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ से अगर मैं यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले लिखूं इस साइड, देखो इस साइड मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू आपके पास होता है आई आर, ठीक है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाएगा, और Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और C का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो Q अपॉन V हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। इधर मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको, कि मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो यहीं से लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रखो आप, कि जब भी आपको कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे नहीं है भी आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बस जितने शॉर्ट तरीके से हो सके वो आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करो। आप कहोगे कि सर आप तो लॉन्ग मेथड से करवा रहे हो, तो मेरा लॉन्ग मेथड से करवाने का मकसद यही है कि मैं लॉन्ग मेथड से क्यों करवा रहा हूं आपको, उसका कारण यही है कि आपको समझ आ जाए बस अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तभी मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करवा रहा हूं, लेकिन इतने लॉन्ग मेथड से आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो V से V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, Q अपॉन में I, और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिखता हूं मैं, तो अपॉन में आई आ जाएगा, तो आई से आई कैंसिल। वैसे अगर आप लोगों के C और R की यूनिट सॉरी डायमेंशन अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यूनिट इतनी पता नहीं होती, तो अपने फॉर्मूले से इस तरह से कट करके अपनी यूनिट पता लगा सकते हैं। तो जो x फिजिकल क्वांटिटी अपने पास थी भौतिक राशि, वो t के बराबर बची, तो इसकी जो यूनिट या डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 T1 हो जाएगी। तो आपको कई बार T1 की जगह ओनली T लिखा हुआ भी मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन आ गया B, यहां पर राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, B इसका क्या है, सही आंसर है। समझ आई बात। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ आपको, क्या पूछा हुआ है, राशियां a और b सूत्र m बराबर a बटा b से संबंधित है। यहां पर m रैखिक घनत्व और a क्या है, बल को प्रदर्शित कर रहा है, तो b की भी माएँ होंगी। द क्वांटिटीज a एंड b आर रिलेटेड बाय रिलेशन m इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी एंड a इज द फोर्स, देन द डायमेंशन ऑफ b आर। तो B की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। देखो आपको क्या कहा हुआ है यहाँ पर, कि दो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी हैं और वो एक अदर फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल हैं। यानी कि जैसे मान लो आप पढ़ते हो ना कि पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी के क्या होती है, रेशो के इक्वल होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो दो क्वांटिटी के रेशो के इक्वल है। अब इसमें से आपको दो तो दे दी और तीसरी फाइंड करनी है। m तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये लीनियर डेंसिटी है। क्या है, लीनियर डेंसिटी या रेखिक घनत्व इसको अपने कहा हुआ है, ठीक है। ये रहा रेखिक घनत्व हिंदी मीडियम वाले। और a यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि B की डायमेंशन क्या होगी। तो अगर मैं B की निकालना चाहूं तो A अपॉन में M आ जाएगा, तो ऊपर A की डायमेंशन आ जाएगी और नीचे M की डायमेंशन आ जाएगी। तो M की डायमेंशन अगर मैं यहां से लिखूं तो देखो लीनियर डेंसिटी क्या होती है आपके पास। अगर मैं लीनियर डेंसिटी की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला आप याद रखो, लीनियर डेंसिटी होता है आपके पास M बटा में L, ठीक है। वैसे तो डेंसिटी क्या होती है, m बटा में वी क्यूब सॉरी v आ जाता है या l क्यूब आ जाता है, अपने कह देते हैं अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। लेकिन लीनियर डेंसिटी यहाँ पर मास अपॉन में लेंथ आ जाएगी। लीनियर डेंसिटी रैखिक घनत्व जो अपने एक रॉड का पढ़ा था जब आपने लेटेंट हीट वाला चैप्टर किया था तो उसमें पढ़ा था, तो m अपॉन एल। तो अगर मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन निकालूं तो m1 L-1 आ जाएगी, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है, M1 L1 T-2 होती है। तो ये दोनों ही डायमेंशन आप यहाँ पर लिखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब A की डायमेंशन तो आ गई M1 L1 T-2, ठीक है, ये आ गई। और अपॉन में क्या आ गया, M1 L-1 आ गया आपके पास। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो देखो M1 से M1 ऊपर जाएगा तो ये M0 हो जाएगा, L2 हो जाएगा
और टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो डायमेंशन होगी वो कौन सी डायमेंशन होगी, तो देखो प्रेशर की तो नहीं है ये वाली। अगर मैं दाब या प्रेशर की बात करता हूं तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर F अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो उसमें तो m0 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर m0 है। फिर बी कार्य की, तो कार्य की होती है m1L2 T-2, तो ये भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। डी तो यहाँ पर है ही नहीं, डी हो भी सकता है लेकिन अपने को अभी पक्का पता नहीं है डी का, तो डी को एक बार रख लेते हैं। सी ऑप्शन, सी की अपने को निकालनी पड़ेगी, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा यहाँ पर क्या होती है, लेटेंट हीट। सी ऑप्शन अपने चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो Q इज इक्वल टू M इंटू एल होता है। अगर आपने 11th क्लास में हीट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आता है। यहाँ पर M यहाँ पर मास है और L यहाँ पर क्या है, आपके पास लेटेंट हीट है, और L इज इक्वल टू Q अपॉन में M आता है। तो अब आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। मतलब यूनिट 1 ग्राम जो आपके पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट अपने को चाहिए होती है वो लेटेंट हीट होती है। तो अपने यहाँ पर ऊपर Q आ गया और नीचे M आ गया, तो Q की अगर अपने यहाँ पर यूनिट की बात करें तो M1L2 T-2, क्योंकि वर्क एनर्जी एक ही बात है, और Q यहाँ पर क्या है आपके पास, हीट एनर्जी है, तो एनर्जी का तो वही रहता है, और अपॉन में क्या आ गया, M1 आ गया, मास आ गया। तो जो इसकी यूनिट बन जाए, सॉरी डायमेंशन बनेगी M1L2 T-2। तो देखो आप यहाँ पर ये वाली और ये वाली दोनों सेम आ रही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया, लेटेंट हीट। क्या आ गया, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चों। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ और क्या पूछा हुआ आपसे वो देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा हुआ है फैरड की विमाएं हैं, द डायमेंशंस ऑफ फैरड आर। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपने को अजीब ये दिख रही है कि वैसे तो अपने ये लिखते होते हैं ए, एम्पियर करंट के लिए ए लिखते हैं, लेकिन इसमें क्यू आ रहा है, और ये क्यू किसके लिए आ रहा है, जब भी आपको यूनिट या डायमेंशन वाले चैप्टर में क्यू दिखे तो ये चार्ज के लिए होता है। तो आपको चार्ज की डायमेंशन यहाँ पर, वैसे तो चार्ज की क्या होती है, A1 T1 होती है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। लेकिन ये आपको अगर डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन में Q दिया हुआ हो तो आपको चार्ज की डायरेक्ट Q यहाँ पर आपको सिंबल यूज करना है, ना कि A1 T1। आपको ये वाला सिंबल नहीं यूज करना, ये वाला सिंबल डायरेक्ट यूज करना है डायमेंशन निकालने के लिए, अगर आपको ऑप्शन में Q दिया हुआ हो। समझ आई बात? तो यहाँ पर अपने बात करते हैं इसकी, तो देखो फैरड, वैसे तो फैरड क्या होती है, किसकी होती है, फैरड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूले से अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो, अगर तो आपको डायरेक्ट याद है फिर तो आप V की डायमेंशन लिख दो यहाँ पर, और नहीं याद तो V इज इक्वल टू, अपने को एक फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो V की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो W बटा में Q आ जाएगी। तो ये V की जो वैल्यू है ये मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब रखूंगा तो Q, हाँ सॉरी, आपके पास क्या आ जाएगा, W और बटा में Q, तो ये बन जाएगा Q स्क्वेयर अपॉन में W। ये तो फॉर्मूला बन गया। अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए ऊपर तो Q की पावर 2 पड़ा रहेगा। देखो एक्चुअल में जो यहाँ पर डायमेंशन बननी चाहिए थी Q की पावर 2 की, वो बननी चाहिए थी A2 T2, क्योंकि Q की डायरेक्ट होती है A1 T1 और स्केयर है तो A2 T2। लेकिन अपने यहाँ पर ये वाली डायमेंशन यूज नहीं कर रहे, कारण उसका ये है क्योंकि अपने को ऑप्शन में Q दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से कई बार अपने को क्वेश्चन में चलना पड़ता है। और नीचे W की M1 L2 और T-2 आ जाएगा, और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो M-1 L-2 और T यहाँ पर 2 हो जाएगा, और Q आपका यहाँ पर
2 ऊपर पड़ा ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पर, -1 और बाकी में तो 2, किसी में 3 2 आ ही नहीं रहे, पहले में आ रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? M-1 L-2 T2 और Q2। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ आई इतनी बात बच्चों? अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो देखो आप, कि यदि C और L क्रमशः धारिता और प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते तो LC की विमाएं होंगी। इफ C एंड L डिनोट कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस रेस्पेक्टिवली देन डायमेंशंस ऑफ LC आर। तो अब देखो LC की यहाँ पर डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। अब L की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? L की तो अपने को इंडक्टेंस वाले चैप्टर से वहां से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो या आप क्या करोगे, XC इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू ओमेगा L, वहां से ओमेगा की लिखोगे X की डायमेंशन आपको, तो वो बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन देने का उनका मकसद भी यही होता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको करो। अगर आप इसके लंबे मेथड में पढ़ गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो C और L आपको दिया हुआ है, तो LC ये कहीं आपने फॉर्मूले में पढ़ा है क्या? तो एक पिछली क्लास में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर था। कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो उस अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपने एक टर्म पढ़ी थी और वो थी अनुनादी आवर्ती। क्या थी? अनुनादी आवर्ती, या जिसको अपने क्या बोला था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने पढ़ी थी टर्म, और इसका जो फॉर्मूला था वो अपने FR इज इक्वल टू पढ़ा था 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अब यहां से अपने इसकी यूनिट जो इसकी डायमेंशन कही हुई है वो अपने फाइंड करने वाले हैं। तो अगर मैं देखो दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो FR स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1/4 पाई स्क्वायर आ जाएगा और LC आ जाएगा। अब अपने को डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है? यहाँ पर वो देखो डायमेंशन अपने को फाइंड करनी है LC की। तो आप इस FR स्क्वायर को यहाँ पर ले आओ आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो चीज यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर दी हुई है, ये वाली यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसको अपने बोल देते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस है। जो भी कांस्टेंट होता है, यानी कि आप नंबर कह सकते हो, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो डायमेंशन निकालने में चाहे इसको लिखो या ना लिखो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहां पर लिखूं 4 पाई स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1/FR स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको वैल्यू निकालूं 4 पाई स्क्वायर LC की, तो आप लिख सकते हो FR की पावर -2 आ जाएगी। यहाँ पर FR की पावर क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो अपने अब बोल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ये जो अपने पास इक्वेशन आई है कि फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट, अरे कंपटीशन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं आपके लिए। तो अपने कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LC इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ FR, डायमेंशन ऑफ FR, इन दोनों की डायमेंशन FR -2, इन दोनों की डायमेंशन क्या है? इक्वल है, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ऑफ LC आपकी क्या हो जाएगी? FR फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो होती है T की पावर -1। ठीक है, और इसके ऊपर -2 है, तो जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी T2 हो जाएगी। और अगर मैं इसको आंसर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो M0 L0 और T2 यहाँ पर हो जाएगी। तो जो इसका ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा? B नंबर ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है ना, B नंबर ऑप्शन चेक कर लेना आप एक बार। पिछले के वीडियो में मैंने 9th या 10th क्वेश्चन था, उसका आंसर तो सही निकाल दिया, ऑप्शन यहाँ पर गलत बता दिया था, तो वो भी मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ पर B नंबर ऑप्शन इसका सही है। फिर देखो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा आ गया? 6th।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो देखो। इनमें से किसकी विमाएं शेष 3 से अलग है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। आपको एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिसकी जो डायमेंशन है बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं यहाँ पर तो अपने चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले ए ऑप्शन दिया हुआ है पावर, तो पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो इसकी क्या हो जाएगी m1 L2 और t यहाँ पर वैसे तो -2 होता है और एक t यहाँ पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बी नंबर पर आपका कार्य है तो वर्क या कार्य तो ये W होता है और इसकी जो डायमेंशन होती है m1 L2 t -2। सी नंबर पर आ गया बल आघूर्ण टॉर्क, तो टो इज इक्वल टू R इंटू एफ होता है, ठीक है। तो F की तो होती है m1 L1 t -2 और R की क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी, दूरी होती है डिस्टेंस होती है, तो इसकी भी क्या बन जाएगी m1 L2 t -2, ठीक है। और D यहाँ पर बन जाएगी आपके पास ऊर्जा एनर्जी, तो वो कार्य के बराबर ही होती है और उसकी होती है m1 L2 t -2। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन और यहाँ पर ये वाली डायमेंशन तीनों सेम आ रही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा ए पावर, ठीक है। शक्ति की जो यहाँ पर विमा है वो इन तीनों से क्या आ जाएगी डिफरेंट आ जाएगी। और आपको ये चीज भी यहाँ पर याद होगी, एक चीज और आप सीख गए क्या कि जो कार्य है बल आघूर्ण और ऊर्जा है, वर्क टॉर्क और एनर्जी है, उन तीनों की जो डायमेंशन है वो क्या होती है सेम होती है, ठीक है ना, सेम होती है। आपके सामने ये सॉल्व भी करके रखा हुआ है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या आपको गिवन है विकृति की विमाएं हैं डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन आर। तो देखो विकृति की वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये चीज आज ही बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था विकृति या स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि ये विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि की जो विमा होती है वो m0 L0 T0 सब कुछ जीरो होता है उसमें। तो अब क्या है कि आपको आंसर तो पता लग गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डी है, लेकिन वाई आंसर डी क्यों है, अपने इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों मानते हैं, कारण क्या है इसका। तो देखो जो विकृति का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता हो कि स्ट्रेन होती क्या है, तो वो आप फिर पता लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास रबड़ है एक, ये क्या है एक रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ पीस है आपके पास, ठीक है, रबर पीस। अब आपने रबड़ में क्वालिटी होती है कि आप इसको खींच सकते हो, तो आपने इस रबड़ के पीस को खींचा और ये इसकी लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले जो इस रबड़ की लेंथ थी वो L थी, यहां से लेके और इस साइड तक यानी यहां तक ये वाली लेंथ L थी। अब आपने इस पीस को खींचा, ठीक है, स्ट्रेच किया इसको, तो इसकी जो लेंथ में इंक्रीज हुई है वो डेल्टा L हो गई यहाँ पर, यानी ये वाली लेंथ है यहाँ पर ये डेल्टा L है और ये इंक्रीज इन लेंथ है, लंबाई में वृद्धि है ये वाली, ठीक है, लंबाई में वृद्धि। तो जो अगर अपने मैं विकृति का फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूं तो यहाँ पर जो विकृति आ जाएगी वो क्या होती है आपके पास कि लंबाई में वृद्धि, इस रॉड के लिए लिखूं तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगी मूल लंबाई, इसकी क्या आ जाएगा बटे में मूल लंबाई यानी ओरिजिनल लेंथ, सॉरी यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ। तो ये होती है विकृति, ये किसी में भी हो सकती है स्ट्रेन, अगर आप उसका एरिया चेंज कर रहे हो तो ऊपर आ जाएगा चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया। तो अब देखो कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये चीज, ये वाला जो फॉर्मूला है तो इसमें ऊपर भी लेंथ आ रही है, क्योंकि जो इसको अपने मेजर करेंगे डेल्टा एल को, ये क्या आएगी लेंथ आएगी, और नीचे भी क्या आ रही है लेंथ आ रही है। तो जब दो सेम क्वांटिटीज ऊपर और नीचे आ जाती हैं तो वो क्या होती है एक डायमेंशन लेस विमाहीन राशि होती है, आपको याद रखनी है ये चीज।
ठीक है, तो एक चीज आपको पता लगी भी स्ट्रेन अभी करती है वो एक विमाहीन राशि कैसे है, तो वो आपको पता लग गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा हुआ है, इसका सॉल्यूशन। तो देखो, दो राशियों ए और बी की विमाएं भिन्न हैं और निम्न में से किस गणितीय संक्रिया की भौतिक सार्थकता है। टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, मैथमेटिकल विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। यानी कि नीचे कुछ यहाँ पर आपको गिवन है भी, कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, तो इनमें से रिलेशन में से कौन सा सही रिलेशन है ए और बी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ए और बी दोनों की विमाएं भिन्न है, डिफरेंट डायमेंशन है, इसका मतलब ए और बी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे भी समझा सकता हूँ और एग्जांपल लेके भी, तो एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर आसानी रहेगी समझने में कि मान लो ए है वो क्या है, एक ए अपने कह सकते हैं मास है, ठीक है, और बी यहाँ पर क्या है, लेंथ है। तो मास की जो यूनिट होती है, मास यानी द्रव्यमान, इसकी किलोग्राम, और लेंथ यानी लंबाई की क्या होती है, मीटर होती है। तो अगर मैं ऑप्शन उठाऊं अब यहाँ से, अब मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी करेंगे तो मास अपॉन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, मास अपॉन लेंथ आ जाएगा, और जो इसकी यूनिट आ जाएगी किलोग्राम बटा में मीटर। यूनिट भी इसकी एग्जिस्ट करती है, और अगर आप इसकी डायमेंशन फाइंड करोगे कि जो इसकी विमा होगी, तो वो आप कह दोगे कि सर m1l-1 ये बन गई। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं भी ये एक्चुअल में ऐसे ये क्वांटिटी है भी, ए है वो द्रव्यमान है, बी लेंथ, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग है दोनों, कोई भी अलग अलग आप ले सकते हो। तो यूनिट और डायमेंशन इसकी है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट डायमेंशन अपने निकाल सकते हैं। बी पर आओ, ए प्लस बी। अब देखो, ए प्लस बी यानी आपको किलोग्राम में मीटर को जोड़ना है, तो जोड़ सकते हो क्या किलोग्राम को मीटर में? कभी भी नहीं, दिस इज रॉन्ग। किलोग्राम में आप किलोग्राम को तो ऐड कर सकते हो, लेकिन ये वाला रिलेशन है किलोग्राम प्लस मीटर, कभी भी नहीं हो सकता। तीसरा सी, ए माइनस बी। तो इसमें ये कह रहा है कि किलोग्राम में से आप क्या करो, मीटर को माइनस कर दो। ये भी गलत है, क्योंकि राइट क्या हो सकता है, किलोग्राम में से आप किलोग्राम को माइनस कर सकते हो। जैसे आपको कहूँ 5 किलो में से 3 किलो घटा दो, तो 2 किलो आप कह दोगे रह गया। लेकिन अगर आपको 5 किलो में से 2 मीटर घटाने को कहूँ, तो घट सकता है क्या? वो कभी भी नहीं घट सकता। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पर अपने को सही आंसर दे रहा है, क्योंकि ए की डायमेंशन भी एग्जिस्ट कर रही है और इसकी यूनिट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि जो अपना ए ऑप्शन है ये यहाँ पर सही है, यानी ए अपॉन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कारण इसका देखो, भौतिक सार्थकता मतलब कि जो मैथमेटिकली सही इक्वेशन है, सही है। तो मैथमेटिकली सही वही हो सकती है कि जिसकी यूनिट और डायमेंशन निकले। समझ आई बात? तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ऐसा क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में भी कर चुके हो। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए लिया है ताकि कई बच्चों का इसमें डाउट भी था और कई बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगता है, तो इस कारण मैंने ये क्वेश्चन दोबारा ले लिया। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले इसको खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है, वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना आपको। ठीक है ना? तो देखो क्या दिया हुआ है, f इज इक्वल टू यहाँ पर ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर f है वो आपके पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो मैं इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2, और t यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपको इसका भी डायमेंशन लिख देता हूँ मैं t1। ठीक है, तो अब ए और बी की विमाएं आपको निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको ऐसी इक्वेशन आ जाए एफ ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ठीक है, ये क्या है कि क्या मतलब हुआ इसका, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वेयर। अब ये क्यों लिखा था, ये इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर फोर्स आ रहा है, तो वो दो फोर्स के सम से ही आ गया।
आएगा। मतलब एक बल अपने पास आ रहा है और आगे दो राशियों का जोड़ है, तो वो दोनों भी बल ही होंगे, फोर्स ही होंगे, तभी अपने पास फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ एफ है वही डायमेंशन ऑफ ए टी है, वही डायमेंशन ऑफ बी टी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ये वाला, ये दोनों को ले रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ ए टी यानी ए टी की जो डायमेंशन है, कि अगर मैं यहाँ पर ए टी की डायमेंशन लिखूँ तो ए की तो अपने को निकालनी है और टी की टी वन है, और एफ की यहाँ पर क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, ये वाली है। तो ए की अगर मैं यहाँ से डायमेंशन निकालूं, एम वन एल वन टी माइनस टू, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर वाला टी वन आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास आ गया एम वन एल वन टी माइनस थ्री। तो m1 l1 t-3 ऑप्शन यहीं से ही आ गया आपके पास। आपको दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं। देखो t-3 किस में आ रहा है, t-3 ओनली ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तो -3 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर भी चलो आपकी संतुष्टि के लिए अपने बी की डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो अब अपने एफ और बी टी स्क्वायर इनको इक्वल लिखेंगे। तो एफ और बी टी स्क्वायर इसको इक्वल लिखा, तो बी यहाँ पर टी की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा m1 l1, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर t माइनस 2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू जो आपके पास आ गया m1 l1 t माइनस 2, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर T2। ठीक है, तो जो B की डायमेंशन बनी वो बनी M1 L1 T माइनस 4। तो ए ऑप्शन में तो M1 L2 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हाँ एक चीज़ का यहाँ पर सही करने वाला है। वो सही करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में चेंज कर लो कि जो यहाँ पर -3 है, ये वाला यहाँ पर क्या है, -3 है। देखो इंग्लिश मीडियम में सही है और ऑलरेडी सही है ये वाला, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर देखो t-3 यहाँ पर है, यहाँ पर -3 था, यहाँ +3 था। तो इसको मैं मिटो के कर ही देता हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे जल्दबाजी में। देखो मैंने भी गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, गलत हो ही जाता है कई बार, मनुष्य हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं। t-3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही आ गया बच्चों, आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया है, अगर मैं लिखूं तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10th। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन कि वह कौन सी भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा लंबाई के तुल्य होगा। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज एनर्जी अपॉन में मास इनटू लेंथ। यानी कि अगर अपने इस फॉर्मूले को सॉल्व करें तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अपने को मिलेगी, कौन सी भौतिक राशि मिलेगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो अगर आप चारों ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, फोर्स, पावर, प्रेशर, एक्सेलरेशन, बल, शक्ति, दाब, त्वरण, तो चारों की डायमेंशन आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार डायमेंशन लिख देता हूँ इसकी कि बल की होती है m1 l1 t-2, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना नीचे। दाब की होती है m1 l2 और t-3 होता है यहाँ पर, दाब की बल बटा क्षेत्रफल होती है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो m1 l1 t-2 फोर्स की होती है, और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास m1 l-3 और यहाँ पर t-2। ठीक है, दाब f अपॉन में यही होता है। तो ऊपर m1 l1 t-2 और नीचे अब क्या आ गया, l2 आ गया, तो ऊपर है आपके पास पहुंच के ये बन जाएगा। अब m1 l2 t-3 इसकी होती है, और l1 t-2 होती है इसकी एक्सेलरेशन की। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम यूनिट देख लेना। तो अब इसका अपने करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखो क्या है, आपको मैं इसको फिजिकल क्वांटिटी कोई x के इक्वल मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू एनर्जी और अपॉन में मास इनटू में लेंथ।
मास और इनटू में क्या आ गया, लेंथ आ गया आपके पास। तो अब देखो एनर्जी की डायमेंशन लिखो, मास की पता है, लेंथ की पता है, m1 L2 T-2। अब मास की क्या आ गई, मास की आपके पास आ गई m1 और लेंथ की क्या आ गई, L1 आ गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, L आपके पास क्या हो जाएगा, 1 जब ऊपर जाएगा तो ये 1 नहीं रह जाएगा और T-2 रह जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये L1 T-2 यानी कि ये बन रहा है एक्सेलरेशन। क्या बन रहा है ये, एक्सेलरेशन, यानी कि आप कह सकते हो ये क्या बन रहा है, त्वरण बन रहा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके पास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11th पर। और 11th क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पहला ही फॉर्मूला कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वेयर। और इस के को अपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वेयर। तो अब इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एफ को ले आओ, एफ की जगह एप्सिलॉन नॉट को ले जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है एक चीज़ तो आपने यहाँ पर कर ही रखी है कि जो 4 पाई है इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसकी डायमेंशन नहीं है। फिर Q1 Q2, तो Q1 की और Q2 दोनों ही चार्ज हैं, और चार्ज की क्या होती है, Q1 की भी A1 T1 होगी और Q2 की भी क्या हो जाएगी, A1 T1 हो जाएगी। और नीचे M1 L1 T-2, ये तो फोर्स की आ गई, और L2 यहाँ पर क्योंकि आर स्क्वेयर है तो L2 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने, ऊपर A2 T2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे की बात करूँ M1 L3 T-2। अब इसको ऊपर ले जाओ तो M तो है ही नहीं ऊपर, तो M-1 हो जाएगा, L भी नहीं है ऊपर तो L-3 हो जाएगा। T यहाँ पर है तो देखो T2 ऊपर है और नीचे वाला -2 ऊपर जाएगा तो T की पावर 4 हो जाएगा और A की पावर 2 यहाँ पर पड़ा ही है। तो आप डायमेंशन देख लो, -1 -3 4 2 कौन सा है, यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे रखा है, ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए A T। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले A की लिखो आप, तो मैं इसको सॉरी मिटा देता हूँ, अपने ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले ए आया है तो ए की 2 है, फिर उसके बाद टी आया, टी की 4 है, फिर उसके बाद एल आया है, सॉरी उसके बाद एम आया तो एम की -1 है, और फिर उसके बाद एल आया तो इसकी -3। 2 4 -1 -3 2 2 ये तो नहीं है, फिर 2 4 -1 -3 ये हो सकता है, 2 4 -1 -3 नहीं है, 2 -4 नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा हुआ आपसे कि बल आघूर्ण व कोणीय संवेग के विमीय सूत्र में किन मूल भौतिक राशियों की विमा समान होती है। यानी कि द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पर दो चीज़ों की फिजिकल, दो चीज़ों की डायमेंशन आपको निकालनी है, एक बल आघूर्ण की मतलब कि टॉर्क की,
ठीक है। और दूसरा कोणीय संवेग की, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है। इन दोनों की डायमेंशन निकाल के तो इसमें से आपको बताना है कि किस किस की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जो आप सिंबल्स के ऊपर पावर लगाते हो, जो आप चिन्ह के ऊपर पावर लगाते हो, तो किस किस की पावर सेम है दोनों के विमीय सूत्रों में, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो अपने निकालते हैं। सबसे पहले अगर आपने पिछला क्वेश्चन याद हो आपके, देखो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। जो बल आघूर्ण है, या जिसको अपने क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं, तो टॉर्क की जो यूनिट और डायमेंशन है वो आपने पढ़ी थी अभी, वर्क के इक्वल ही होती है, m1l2 t-2 होती है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कोणीय संवेग। कोणीय संवेग अपने पिछले जो वीडियो थी उसमें अपने पढ़ा था कोणीय संवेग, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम था जो, इसकी यूनिट किसके सेम आई थी अगर आपको याद हो तो, यूनिट या डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की अपने एक चीज के सेम निकाली थी, और वो था प्लांक कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एच जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट के सेम ही आई थी इसकी। लेकिन अपने फिर भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर। तो एम यहाँ पर m1 आ जाएगा, v वेलोसिटी है तो l1 t-1 आ जाएगी, और r यहाँ पर l1 आ जाएगा। तो आपके पास m1 l2 t-1 इसकी आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूला में चेक करते हो तो देखो m1 l2 और m1 l2 सेम आ रहा है, यहाँ पर सेम आ रहा है ना, t की डिफरेंट आ रही है। तो आप कहोगे कि जो डायमेंशन ऑफ यहाँ पर मास और लेंथ, मास और लेंथ इसकी डायमेंशन सेम है, तो मास और लेंथ वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13। आ जा भी क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास। क्या है कि यदि ऊर्जा, वेग तथा बल को मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। एक नए टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे मैंने थ्योरेटिकल भी आपको कोई टॉपिक नहीं करवाया, लेकिन ऐसा अगर एक क्वेश्चन कर लोगे बाकी सारे क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं, ठीक है। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F हैज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास। भी आपने फंडामेंटल क्वांटिटी MLT को मानते हो, लेकिन अब ये कह रहा है कि आपको MLT को नहीं मानना, आपको एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। तो मास की जो डायमेंशन होगी वो E, V और F की फॉर्म में क्या होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से अपने समझेंगे और करेंगे। और बिल्कुल भी डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही आराम से इसको करना है। तो देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो मास को अपने स्मॉल m से लिखते हैं, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है यहाँ पर कि m है वो प्रोपोर्शनल है E और V और F के, ठीक है। अब आप इसके ऊपर इसकी डायमेंशन लगाओ, E की डायमेंशन A, B और C। ये मान लिया अपने, लेट किया, इसको माना है लेट, ठीक है, माना है अपनी तरफ से। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों माना है, क्योंकि देखो अगर मान लो आपका जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं आपको फोर्स कहूं तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2, तो इसका मतलब है कि फोर्स है जो आपका बल है वो मास पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है, और इसकी पावर 1 की क्या है, समानुपाती है। F इज प्रोपोर्शनल टू m है यहाँ पर, ठीक है। F यहाँ पर लंबाई के भी प्रोपोर्शनल है और F यहाँ पर t-2 के भी प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि इसके समानुपाती है। तो आप कह सकते हो कि जब अपने डायमेंशन लिखते हैं मतलब अपने यहाँ पर क्या लिखते होते हैं, उसको अपने प्रोपोर्शनल मानते हैं, तो तभी यहाँ पर अपने ये लिया है। और अगर आपके नहीं याद होता तो रट्टा लगा लो इसका, ठीक है। फिर देखो आगे m इज इक्वल टू, अगर अपने इसके इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट k लगा लेते हैं, E की पावर A, V की पावर B और F की पावर C। समझ आई बात। अब आप यहाँ पर जो k है इसको ऐसे मान रहे हो कि ये एक कोई भी नंबर है और ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है। अब आप कहोगे कि सर ये अपनी तरफ से डायमेंशन लेस या विमाहीन आपने इसको क्यों माना, क्यों विमाहीन माना,
क्योंकि यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि जो द्रव्यमान है आपका वो ई वी और एफ पर ही डिपेंड कर रहा है, दूसरी किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ कांस्टेंट आपको डायमेंशन लेस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह देता कि इसके अलावा भी किसी चीज पर डिपेंड करता है तो फिर तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। तो आपको इसको डायमेंशन लेस लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक स्टेप तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको देखो क्या करना है, इनकी डायमेंशन लिखो आप। एम की होती है m1, के यहाँ पर पड़ा रहने दो, के को अपने को लेना ही नहीं है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ई यहाँ पर ऊर्जा है, एनर्जी है, तो एनर्जी को आप mlt की फॉर्म में लिखो। अब आप कहोगे कि सर डायमेंशन तो अपने को ई वी और एफ की फॉर्म में निकालनी है, लेकिन आप ml और t की फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप एक बार लिखो। डायमेंशन आपकी वैसी आएगी, विमा आपकी वैसी आएगी ई वी एफ की फॉर्म में, लेकिन सॉल्व एक बार इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। m1 l2 t माइनस 2 की पावर ए आ जाएगा, फिर v यहाँ पर क्या हो जाएगा l1 t माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और f यहाँ पर m1 l1 t माइनस 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं m1 के, तो ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर 2a और t की पावर माइनस 2a, ठीक है। फिर ये आ जाएगा l की पावर b, t की पावर माइनस b, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा m की पावर c, l की पावर c और t की पावर माइनस 2c। एक बार चेक कर लो आप भी सही है या गलत है, ठीक है। फिर देखो अपने क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, m1 इज इक्वल टू के, m की डायमेंशन को अपने ऐड कर देते हैं। m की यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, यहाँ पर है ही नहीं, तो a प्लस c। L की डायमेंशन है, L की क्या हो जाएगी, 2a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, प्लस में b हो जाएगी, और c यहाँ पर है तो प्लस में c यहाँ पर हो जाएगी। फिर t की बात करते हैं, तो t की माइनस 2a यहाँ पे है, माइनस b यहाँ पे है, माइनस 2c यहाँ पर है, तो ये हो जाएगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो इसके आगे देखो क्या होगा, कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने को तुलना करनी है, दोनों तरफ तुलना या इसको बोलेंगे कंपैरिजन करना है अपने को, कंपैरिजन, ठीक है। किसका, डायमेंशन का कंपैरिजन करना है। तो अगर मैं m की डायमेंशन का कंपैरिजन करूं तो इस साइड तो 1 है और इस साइड a प्लस सी है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगी, यानी कि आप इसको लिख सकते हो a प्लस सी इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपके पास, देखो यहाँ पर L की कितनी है, अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं, मतलब MLT तीनों की फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये हो जाएगा M1 L0 T0, क्योंकि यहाँ पर L और T की तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2a माइनस बी और माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर लास्ट वाली इक्वेशन से देखूं तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूं, तो ये 2a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया बच्चों, 0 बन गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये वाली चीज है 2a और 2c, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा a प्लस c और b यहाँ पर पड़ा रहेगा, b यहाँ पर पड़ा रहेगा इज इक्वल टू बी। इसको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और यहाँ पर अपने इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट से वैल्यू है वो थर्ड में रख दूं, फर्स्ट से किसकी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर मैं फर्स्ट से यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब अपने को a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू 1 और प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो b यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, माइनस 2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो b की डायमेंशन आ गई माइनस 2, b माइनस 2 यहाँ पर रखो आप, b को अपने माइनस 2 यहाँ पर रख देते हैं, तो इसको मैं अलग कलर में सॉल्व कर देता हूँ। 2a माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर वाली साइड ले जाता हूं, तो यहाँ पर 2a प्लस सी इज इक्वल टू बन गया 2,
तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस a को मैं 2a को दो टुकड़ों में तोड़ रहा हूं मैं, a प्लस c इज इक्वल टू 2। अब इस a प्लस c की वैल्यू आप देखो यहाँ से 1 है, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी a आ गया आपके पास 1। तो a 1 आ गया, तो a की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है, तो अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन, बस यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग में अपने इक्वेशन नंबर जब स्टार्ट फर्स्ट स्टेप लिखा था, तो उस फर्स्ट स्टेप में अपने एक चीज लिखी थी यहाँ पर कि जो m है अपना मास है, वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर, e की पावर a, v की पावर b और f की पावर c पर। ठीक है, तो m यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, v की पावर b यानी -2 है, और f यहाँ पर 0 आ गया। तो m यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहा है, e1 v की पावर -2 या e v की पावर -2। तो जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा e v की पावर -2, यानी कि अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर b आपका क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर b। ठीक है, तो भी यहां पर आपका आंसर आ चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन आप दोबारा देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में तब आता है जब पेपर का लेवल काफ़ी हाई करना हो, और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट्स छोड़ के आते हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट यानी जो बिल्कुल यानी जिनके टिप्स पर है सब कुछ, वो वाले बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या कुछ है, आपको क्या निकालना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं हैं, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे, बी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो लॉरेंज फोर्स था आपने देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी होता है। तो बी के वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो सबसे इसका प्रचलित फॉर्मूला है, यानी जो सबसे ज्यादा चलता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो साइन थीटा है जो यहाँ पर, ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी विमा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये विमाहीन राशि है साइन थीटा जो होता है, क्योंकि कांस्टेंट है ये एक। ठीक है, तो अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं, तो आप लिख सकते हो f अपॉन में क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू, अब आपको यहां पर डायमेंशन पुट कर देनी है, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। q की क्या होती है यहां पर, a1 t1, और v की क्या होती है, l1 t माइनस 1। तो b यहाँ पर जो बनेगा देखो m1 बन जाएगा। l देखो कैसे, l यहाँ पर एक ऊपर है और एक ही नीचे है, तो l यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर t आपके पास क्या बनेगा, देखो 1 यहाँ पर है और नीचे -1, तो नीचे वाला 0, ऊपर वाला -2 पड़ा रहेगा, और a ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो m1 l0 t -2 a -1, m1 l0 t -2 a -1, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ गया बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। समझ आई इतनी बात। फिर आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अपने अभी लेंथी क्वेश्चन थोड़ा करके आए हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इधर अक्षर छुप रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है आज का लास्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग g की पावर p h की पावर q से परिवर्तित होता है, और g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, p और q के मान होंगे। द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g की पावर p h की पावर q वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू h एंड h इज द हाइट, द वैल्यूज ऑफ p एंड q आर। ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है
सॉल्यूशन देखो इसका कि ये कह रहा है जो वेलोसिटी है वो क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है, जी की पावर p और h की पावर q पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आपको कहा हुआ है कि इस p और q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, तो g की मैं यहाँ पर डायमेंशन लिख देता हूँ L1 t-2 और h की यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, h हाइट है, L1 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब अपने v वेलोसिटी है, v की भी लिख देता हूँ L1 t-1। तो अब इन सब की डायमेंशन पुट कर दो यहाँ पर, v की क्या हो जाएगी L1 t-1 इज इक्वल टू लिख दो या प्रोपोर्शनल लिख दो। इक्वल टू लिखोगे तो k कांस्टेंट आ जाएगा कुछ भी यहाँ पर, और ये k कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होगा, ना कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब g की पावर p, g की पावर यानी l की पावर 1 t की पावर -2 इसकी पावर p, ठीक है, और साथ में h यानी L1 की पावर q। तो यहाँ पर L1 t-1 इज इक्वल टू k और यहाँ पर l की पावर p और t की पावर -2p और l की पावर यहाँ पर बन गया q। फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो L1 t-1 इज इक्वल टू k, तो ये बन गया l की पावर p प्लस q और t की पावर -2p। तो अब अपने क्या करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन बोथ साइड्स, कंपैरिजन बोथ साइड्स, दोनों साइड अपने क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो देखो तुलना करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ कंपैरिजन की, तो अगर L की बात करें तो L की पावर P प्लस Q है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, पावर इक्वल कर देनी है आपको, और -2P इज इक्वल टू -1 आ गया। तो P की वैल्यू माइनस है, माइनस कैंसिल, तो 1/2 आ गया। और P की वैल्यू जब आप 1/2 प्लस Q इज इक्वल टू 1 रखोगे तो Q की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/2। तो जो V है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा G की पावर 1/2 और H की पावर 1/2, और ये होता क्या है, 1/2 पावर अंडररूट में होती है, तो अंडररूट GH। और वैसे भी आपको पता है कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु होती है, उसका वेग अंडररूट 2GH होता है, अंडररूट 2GH। तो यहाँ पर जो k कांस्टेंट माना है ना वो अंडररूट 2 आ गया, लेकिन इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आंसर आपके पास बच्चों कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बी यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाली बुक थी ना, हिंदी मीडियम वाली बुक में यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ था, तो मैंने उसको सही कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो ओल्ड वर्जन है, उसमें गलत आंसर दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो नहीं है, तो उसमें सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके बच्चों थे आज के 15 क्वेश्चन। लगभग 1 घंटा हो गया अपने को पढ़ते पढ़ते, और 15 क्वेश्चन किए हैं, यानी अप्रोक्सीमेट 3-4 मिनट एक क्वेश्चन पर लगे ही हैं, कई क्वेश्चन में ज़्यादा लग गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, और बहुत ही यानी स्टैंडर्ड की क्वालिटी के क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो आपके पेपर में आने लायक होते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।